नमस्कार दोस्तों, टॉप इलिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन छारी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के एक और नए चैप्टर को, जिसका नाम है जैव विकास और आनुवंशिकी। जैव विकास और आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जैव विकास को, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। क्या होता है ये जैव विकास, इस पूरे लेक्चर में हम इस से संबंधित सभी चीज़ों पर विचार करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपका सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि मेंस की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक सिद्धांत आएगा जिसका नाम है डार्विनवाद। वो ये मान के चलें आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि न सिर्फ 100% बल्कि वो 200% इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर अगर परीक्षा में इससे प्रश्न बनना स्टार्ट होते हैं तो आपका डार्विनवाद ही पूछता है, वो कोई और दूसरा सिद्धांत नहीं पूछता। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम 4 सिद्धांतों को पढ़ेंगे। पहला रहेगा आपका लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा नव डार्विनवाद। ये पूरे सिद्धांत आपको ये बताएंगे कि हमारा जो क्रम है जैव विकास का, जैसे कि हमने बचपन से सुना होगा कि हमारा जन्म जो है वो बंदरों से हुआ है या बंदर हमारे पूर्वज थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक प्रश्न रहता है, आपके दिमाग में भी रहा होगा, कि जब हमारा जन्म बंदर से हुआ है तो आज बंदर बंदर क्यों रह गए और हम इस विकास क्रम में आगे कैसे बढ़ गए। इस पूरी घटना को आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि बंदर से जब मनुष्य का विकास हुआ तो बंदर से किस आधार पे हमारा विकास हुआ है। सबसे पहले हम जैव विकास की परिभाषा को समझें कि ये जो विकास है, यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं आपके, जैव और विकास। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। जेनेटिक्स का हमारा अगला लेक्चर होगा, वह हम जेनेटिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो जैव क्या होता है? जैव मतलब जीव, जीव मतलब ऐसा जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार के जीवन के लक्षण दिखाई दे रहे हों। ठीक, और विकास यानी कि उस जीव के अंदर वातावरण के अनुसार लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहे हों, जिसके आधार पे वो अपनी संरचना में बदलाव कर रहा हो, उसको हम कहेंगे विकास। कुल मिला के सरल शब्दों में कहें कि जीव जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो वातावरण से क्रिया करके अपने अंदर कुछ नए नए लक्षणों को जन्म देता है। वह नए लक्षण आगे चलकर ट्रांसफ़र होते हैं, फिर लगातार इनके ट्रांसफ़र होने से एक नई पीढ़ी या नई जनरेशन का विकास हो जाता है। तो ये जो सरल ऑर्गेनिज्म होंगे स्टार्टिंग में, वही इस वातावरण की क्रिया में संघर्ष करने के बाद एक नई प्रजाति को जन्म देंगे जो अपने आप में सरल ना होते हुए पहले की अपेक्षा थोड़ी कॉम्प्लेक्स या जटिल हो जाएगी। तो सरल संरचना को जटिल संरचना में बदलने की इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है और यह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस आधार पे आगे की ओर गति करता है, इस पूरे लेक्चर को हम यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने पिछले इमेज में देखा कि किस तरह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मनुष्य का विकास हो रहा है। पहले हम बंदर हुआ करते थे, बंदर होने के कारण हम इस तरह से झुक के चलते थे। ठीक है, वो उसका कारण था ये जो कमर की हड्डी होती है उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक, वो जो गर्डल होती है वो इस तरह से टेढ़ी होती है। अब वो टेढ़ी होने के कारण व्यक्ति इसी तरीके से चलेगा। फिर धीरे धीरे जैव विकास में ये हड्डी क्या होने लगी, सीधी होने लगी और इंसान सीधा खड़ा होने लगा। और सीधा खड़ा होने के बाद वो सीधा खड़ा होना चलना उसने प्रारंभ कर दिया। इस दौरान हमारे शरीर में और भी कई परिवर्तन हुए वातावरण के अनुसार। उन सभी परिवर्तनों को हमने स्वीकार किया और आगे चल के एक नई प्रजाति को जन्म दिया। ठीक है, अब इस परिभाषा को जो अभी हमने समझा था वो आपको मेंस में किस आधार पे लिखनी है वो यहाँ पे एज इट इज आपको याद कर लेनी है और वहाँ पे लिख के आनी है। जैसे पृथ्वी पर वर्तमान में जितने भी जटिल प्राणी हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। पृथ्वी पर वर्तमान में जितने भी जटिल प्राणी हैं उन सभी जटिल प्राणियों का जो विकास प्रारंभ हुआ है, वो जो विकास है वो सरल प्राणियों के वातावरणीय परिवर्तनों के कारण हुआ है। यानी कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे वो वातावरण से लगातार संघर्ष करते रहे। संघर्ष करने के बाद लगातार संघर्ष में कुछ नए लक्षण विकसित हुए और वो नए लक्षणों को एडॉप्ट करते करते
आगे बढ़ते गए, जिससे वो आज जटिल प्राणियों के रूप में स्थापित हो गए। ठीक है, जिससे सजीव अर्थात जीवित जगत में होने वाले इस परिवर्तन को हमने क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया उसको जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो कि आज का हमारा लेक्चर है। इस जैव विकास के अंतर्गत हमको 4 सिद्धांत पढ़ने हैं। चारों सिद्धांत आपके सामने हैं। सबसे पहला लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा उत्परिवर्तनवाद, चौथा नव डार्विनवाद। इनको हम क्रम से ही क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले हम डार्विनवाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि डार्विनवाद इंपॉर्टेंट भी है, सबसे पहले हम ये पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहला लेक्चर जिसमें हमने बताया था विज्ञान क्या है। क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वही विज्ञान कहलाता है। तो हम सिस्टमेटिक चलेंगे। लेमार्क नाम के इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जैव विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, जिसे लेमार्किज्म कहते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत 1809 के अंदर दिया। फिर उसके बाद आगे चल के ये दूसरा सिद्धांत दिया गया डार्विन ने, फिर तीसरा सिद्धांत दिया उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, फिर इस तरह से ये क्रम चलता रहा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं लेमार्कवाद को। लेमार्कवाद को पढ़ने के पहले हम सुनेंगे एक छोटा सा थ्योरिकल, पूरी कहानी सुनेंगे छोटी सी। अब इस कहानी के सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं, सब वास्तविक हैं। इस कहानी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको रोमांचक लगेंगी, लेकिन इस कहानी को आप ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनते वक्त उसको आप इससे बाद में रिलेट करेंगे, जिससे आपको वो चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, सुनते हैं कि जैसे कि लेमार्क नाम का एक व्यक्ति है। लेमार्क बोलता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव हैं जिनमें जीवन की क्रिया चल रही है, वो अपने साथ साथ प्रकृति से क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चले एक शेर है और एक है हिरण। ठीक है, हिरण को लगी प्यास, हिरण क्या करेगी? जंगल में मौजूद जो हिरण है उसको प्यास लग रही है, तो जहाँ पर भी जल का स्रोत होगा, अब हमें प्यास लगती तो हम बोतल भर के फ्रिज में रख देते हैं, या मटका भर लेते हैं, या गिलास भर लेते हैं, या कुछ भी ऐसी व्यवस्था जो अपने को प्यास लगे अपने पास में रखते हैं और उस पानी को पी के अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन अब हिरण क्या करेगी? जंगल में या अन्य जीव क्या करेंगे? उस पानी की तलाश में आसपास रहेंगे और वहाँ जब प्यास लगेगी पानी पी के आ जाएंगे। इतना आसान तो है नहीं पानी पीना जंगल में, क्योंकि शेर को भी भूख लगती है, शेर भी वहाँ मौजूद है। शेर ने सोचा कि मैं कहीं शिकार करने जाऊँ, इससे अच्छा मैं नदी के आसपास ही रहता हूँ, क्योंकि जितने भी शाकाहारी जीव हैं या मांसाहारी जीव हैं पानी पीने तो यहीं आएंगे। चाहे 3 दिन खाना नहीं खाएंगे लेकिन पानी तो पिएंगे। तो पानी पीने के लिए जब वो आसपास नदी या झील के किनारे आएंगे, मैं उसको दबोच लूंगा और खा जाऊंगा। अब शेर हिरण के इंतजार में बैठा है और हिरण प्यास लग रही है, पानी पीने जाएगी। पानी पीने जाएगी तो उसके दिमाग में भी एक प्रश्न होगा कि वहाँ आसपास कोई ना कहीं कोई ना कोई छुपा हुआ एक मांसाहारी जीव जरूर होगा जो मेरे खाने या मुझे खाने की तलाश में वहाँ बैठा होगा। अब हिरण पानी पीगी, पानी पीने के बाद वो डर डर के पानी पी के वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करेगी कि कोई मुझे पकड़ ना ले। अब जब हिरण भागेगी वहाँ से, तो उस हिरण के भागने से हिरण के अंदर तेज भागने की क्षमता का क्या होगा? विकास होगा। तो लेमार्कवाद जो है वो यही कहता है। लेमार्क क्या कहता है कि जब जो जीव थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, उनके अंदर क्या हुआ? प्रकृति से लगातार संघर्ष हुआ। ठीक है, प्रकृति से लगातार संघर्ष होने के दौरान उसके अंदर कुछ नए नए लक्षण विकसित होने लगे। जैसे हिरण भागा तो हिरण के अंदर क्या हो गया? भागने की क्षमता विकसित हो गई। ठीक है, अब सर्दियां आती हैं तो हम क्या कर लेते हैं? जैकेट्स पहन लेते हैं। गर्मियां आती हैं वो जैकेट्स उतार लेते हैं। बरसात आती है तो छाते खरीद लेते हैं। अब इन मौसम के बदलाव के कारण हमने तो अपने आप को नए नए आवश्यकता के अनुरूप क्या है चीज़ें खरीदी और अपने आप को ढाल लिया। लेकिन जंगल में ये जो जीव क्या करेंगे, या जब हम जंगल में रहते थे तब हम क्या करते थे? वही है एडॉप्टेशन। तो हमने एडॉप्टेशन के दौरान अपने अंदर नए लक्षणों का विकास किया। लेमार्क इसी पूरे सिद्धांत को क्या करता है? जिराफ के माध्यम से समझाता है। इस पे अपन बात करेंगे अभी। ठीक है, तो जब वो नए लक्षण विकसित हो जाएंगे, वो लक्षण क्या होंगे? अगली जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, यानी कि वो हिरण अगली जनरेशन के अंदर उन लक्षणों को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। जब वो नए लक्षण
जो हिरण ने विकसित किए एक बार में वो पूरी जनरेशन को चेंज नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे जो उसकी जनरेशन अगली आएगी उसके अंदर भी ये तेज भागने की क्षमता होगी और वो लगातार तेज भागने की क्षमता को अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। जैसे ही वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो हिरण के अंदर आने वाली हज़ारों सालों के बाद नई पीढ़ी जो होगी वो क्या होगी, तेज स्वाभाविक रूप से भाग रही होगी। वो इसलिए भाग रही होगी क्योंकि उसकी पुरानी जो जनरेशन थी उसके अंदर तेज भागने का गुण था। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आज हम मोबाइल चलाना चाहें तो हमारे लिए मोबाइल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही मोबाइल आज से 10 साल पहले जब आया था, जब हमने एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह लिए, तो इस मोबाइल को हमारे लिए चलाना उतना आसान नहीं था। जैसे हमने लॉक खोल लिया और सारी चीज़ें मोबाइल को हमने चलाना स्टार्ट कर लिया। अब ये मोबाइल हमारे लिए चलाना उस समय आसान नहीं था। क्यों? उस समय हमें इस टेक्नोलॉजी से किसी प्रकार का फैमिलियर या किसी प्रकार का हम उससे परिचित नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर बैठ गया। अब आप देखते हैं आपका 2 या 3 साल का छोटा बच्चा भी मोबाइल को बहुत अच्छे से चला लेता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उसके अंदर ट्रांसफ़र बचपन से ही हो गई हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जब जीव प्रकृति से संघर्ष करता है, संघर्ष के दौरान कुछ नए लक्षण विकसित कर लेता है और यही नए लक्षण क्या हो जाते हैं, अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यही जनरेशन के ट्रांसफ़र लगातार होने से कई वर्षों के बाद एक नई प्रजाति जन्म लेती है जिसको लेमार्क ने कहा जैव विकास। लेमार्क ने कुछ एक बुक भी लिखी है, उन सभी चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जीव के विकास का क्रम चलता रहता है। लेमार्क ने इस पूरे सिद्धांत को एक जिराफ के माध्यम से समझाया। जिराफ के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि आज से लाखों वर्ष पहले जिराफ जो था वो इस तरह से था, छोटा सा। अब ये जो छोटा जिराफ है वो क्या करता था, जमीन में लगी हुई घास को खाता था। ये जमीन में घास लगी हुई है, इस घास को वो खाएगा। ठीक है, ये घास हरी हरी है। ठीक, इस घास को वो खा रहा है। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये घास समाप्त हो गई, खत्म। तो फिर वो क्या करने लगा कि ऊपर की जो छोटी छोटी झाड़ियां थी, छोटे छोटे पेड़ थे, वो थोड़ा उनको खाने लगा। ठीक है, पेड़ थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब ये जिराफ इस पेड़ को खाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसको थोड़ा ऊलना पड़ेगा ऊपर की ओर, तभी इसका मुंह यहां पहुंचेगा। तो इस तरह से ऊल के देखो, इसके आगे के पैर और गर्दन का साइज क्या हो गया, पहले की अपेक्षा बड़ा हो गया। यही क्रिया लगातार चलने लगी कि छोटी छोटी झाड़ियां भी खत्म होगी। छोटी छोटी जब झाड़ियां खत्म होगी तो वो उससे और बड़े पेड़ों को उलकर खाने लगा। जैसे उल के खाने लगा, उसकी गर्दन के अंदर और लंबाई बढ़ने लगी, और ये लंबाई लगातार बढ़ने से आज जो जिराफ है वो आपको लगभग इस तरह का दिखाई देता है। ये लेमार्क ने अपना उदाहरण दिया है, उसके माध्यम से उसने बताया कि जिराफ के अंदर नए नए लक्षण विकसित होने लगे। लगातार अपने पैरों का और गर्दनों का उपयोग करने के दौरान उसके पैर और गर्दन में विकास होता रहा। विकास होने के बाद आज वो जिराफ हमको इस तरह का दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि लगातार संघर्ष के दौरान उसके अंदर ये लक्षण विकसित हो गया। लक्षण के विकसित होने से उसकी लंबाई बढ़ गई। एक और उदाहरण जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि बास्केटबॉल खिलाड़ी। बास्केटबॉल का खिलाड़ी क्या होता है, ऊपर जब बास्केट डालता है तो ऐसी स्थिति में वो ऊल कर डालता है। आपने किसी भी बास्केटबॉल के खिलाड़ी की हाइट 6 फीट से कम नहीं देखी होगी। अमूमन सबकी हाइट 6 फीट से ऊपर ही होती है। क्यों? क्योंकि ऊल के क्या हो जाते हैं, उनके अंदर की जो लंबाई है, शरीर की जो ग्रोथ है वो थोड़ी विकसित हो जाती है। तो इसी प्रकार से क्या है, लेमार्क बताते हैं जिराफ के उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, अब ये सिद्धांत था जिसको लेमार्क ने कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो अपन ने लिए हैं उनका इनहेरिटेंस लगातार होता रहता है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो लेमार्क ने सिद्धांत दिया है वो वर्तमान में केवल एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। वास्तविक रूप से उसका वर्तमान में कोई भी महत्व वैज्ञानिक रूप से नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे 4 सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया, लेमार्क, डार्विन, उत्परिवर्तनवाद और नव डार्विनवाद। ठीक है, पहला जो सिद्धांत है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन वो वर्तमान में वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं है। वो एक महज क्या है, ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि सबसे पहले दिया गया है, उसके प्रति जो सम्मान है वो हम व्यक्त कर रहे हैं, और बाकी का अभी ये प्रचलन में नहीं है, क्योंकि गलत है एक तरीके से। अब गलत कहाँ है उसको अपन बाद में देखेंगे।
डार्विनवाद भी आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन डार्विनवाद भी सीमित ही सही है, पूरी तरीके से सही वो भी नहीं है। कुल मिला के हमने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, लेकिन पता चले वो तो ट्रायल बॉल थी, तो रन तो जुड़े ही नहीं। फिर हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। दूसरी बॉल आई, दूसरी बॉल पे हमने फिर छक्का मारा, वो बोले कि वो भी ट्रायल थी। तो यही होगा आपके साथ। लेमार्क और डार्विन सिंपल थ्योरी हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन वो सीमित तौर पे सही हैं, पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर पता चले कि जो तीसरा सिद्धांत आएगा कि ये राइट बॉल है और अपन ने छक्का मारने की कोशिश की लेकिन आउट हो गए। क्यों? क्योंकि वो तीसरा सिद्धांत आपको उतना सिंपल समझ में नहीं आने वाला। समझ में आएगा लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो सिद्धांत ही ऐसा है। ठीक है, जब चौथी बॉल आएगी जो कि दूसरे नंबर की राइट बॉल होगी, आपको वहां इस पूरे सिद्धांत का कंक्लूजन समझ में आ जाएगा, आखिरकार ये सिद्धांत क्या है। समझ में आया? समझ में अभी आपको केवल इतना आना चाहिए कि लेमार्क ये कहता है कि प्रत्येक जीव प्रकृति से संघर्ष करने के दौरान नए लक्षण विकसित करता है और वो नए लक्षण आगे की ओर ट्रांसफर कर देता है। आगे की ओर ट्रांसफर करने के कारण इस सिद्धांत को हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है वो किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है वो समझ लें। सबसे पहले तो जैव विकास से संबंधित ये सबसे पहला सिद्धांत है। अब जो प्रश्न आएंगे वो 3 मार्कर, 5 मार्कर या 11 मार्कर होंगे। ये निश्चित है कि आपको फुल क्वेश्चन में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये आपको केवल 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 में पूछा जा सकता है, और 3 में भी इसके पूछने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि मैटर इतना है कि आपको वो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आपको लिखना है कि यह सिद्धांत लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने ये जो सिद्धांत है वो 1809 में अपनी एक बुक जो थी फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक बुक के अंदर पब्लिश किया था। इस बुक के अंदर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का दूसरा नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हमने एक्वायर्ड किए हैं, जो लक्षण हमने अपने अंदर अर्जित किए हैं, उन लक्षणों का क्या करना है, वंशानुगत करना है, उसको आगे की ओर ट्रांसफर करना है। ये सिद्धांत का मूल पंच है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें बताई गई हैं। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव प्रकृति से संघर्ष करता है या प्रकृति के संपर्क में रहने से क्या करता है, लगातार संघर्ष करता रहता है। संपर्क में बने रहने से संघर्ष करेगा, संघर्ष करने के दौरान कुछ नए लक्षणों को अपने अंदर विकसित कर लेगा। एक एक चीज पे ध्यान देना। ठीक है, प्रकृति से संपर्क, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो प्रकृति से अलग हो। ठीक है, प्रकृति से संपर्क है, संपर्क रहेगा तो संघर्ष करेगा, संघर्ष करेगा तो नए लक्षणों का विकास करेगा, नए लक्षणों का विकास करेगा। उन नए लक्षणों को हम कह देते हैं उपार्जित लक्षण। यही उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। यही लक्षण जब अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएंगे तो लगातार इनके ट्रांसफर होने से एक नई प्रजाति यानी कि न्यू जनरेशन डेवलप हो जाएगी। जब नई जनरेशन विकसित होगी तो उसी को हम क्या कह देंगे, जैव विकास। ये क्रम चलता रहेगा। जैसे जिराफ के आगे के पैर और गर्दन का लंबा होना। जिराफ ने लगातार उल के बड़ी बड़ी झाड़ियों को, पेड़ों को खाना चालू किया। बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ खाने से उसके आगे के पैर और गर्दन लंबे हो गए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आया होगा कि फिर बकरी ने ऐसा क्यों नहीं किया? जब घास खत्म होगी तो बकरी भी तो छोटी थी। अब बकरी जब छोटी थी तो ऐसी स्थिति में बकरी उस घास को खा नहीं पाएगी, तो बकरी ने अपनी हाइट को लंबा क्यों नहीं किया? ये कुछ सिद्धांत के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो इस सिद्धांत को प्रूफ नहीं कर पाते, इसलिए हम कहते हैं वर्तमान में यह सिद्धांत अमान्य है। इसका कोई भी वैज्ञानिक महत्व नहीं है, केवल ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि हम इनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं इसलिए इस चीज को पढ़ लेते हैं। अब देखो, सही है या गलत, लेकिन सबसे पहले दिया गया है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से गलतियां होंगी या हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले दिया गया है तो इससे आगे आने वाले लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि अपने को इस डायरेक्शन में चलना है। पूरी तरीके से गलत ये भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसका वैज्ञानिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है। अब इसमें सही क्या नहीं है और गलत क्या है, इस चीज को अपन आगे के सिद्धांत में समझेंगे।